आइए कन्हैया, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर टेरेस है आपका। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान कन्हैया कुमार। कन्हैया और मुझ में एक समानता है कि हम दोनों बेगूसराय से, बिहार के बेगूसराय जिले से हैं। हालांकि कन्हैया का नाम पहली बार मैंने तब सुना था जब आज से 6 साल पहले जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे थे और टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना आपको घोषित किया गया, और उसके बाद इनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, कन्हैया तिहाड़ जेल गए। जेल से जब छूट कर आए तो सीधे जेएनयू गए। 50-55 मिनट का इनका बहुत ही गर्म भाषण, आक्रोश वाला भाषण हुआ। निशाने पर मोदी और शाह की सत्ता थी और वहां से कन्हैया का एक सफर शुरू हुआ। अगर मैं कहूं तो उसी समय मैंने कन्हैया को जाना, नाम भी सुना। ये मेरी अज्ञानता हो सकती है कि ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट उससे कुछ महीने पहले बन गए थे, लेकिन नाम मैंने उसी रात सुना कि कोई कन्हैया कुमार है जो देशद्रोही है, जिस पर तमाम तरह के आरोप हैं। और वो भाषण, वहाँ जो लगे नारे, जिसको लेकर बहुत सारी कहानियां, थ्योरी आई। लेकिन बहरहाल तो वहाँ से कन्हैया का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद कन्हैया कुमार राजनीति में सक्रिय हुए, सीपीआई के ही स्टूडेंट विंग में थे, और उसके बाद बिहार से, बेगूसराय ज़िले से, जहाँ से मैं हूँ, बेगूसराय की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, हारे। कुछ दिन तक सीपीआई की राजनीति करते रहे और उसके बाद पिछले साल, अभी से देखें तो 15 महीने पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, और अब भारत जोड़ो यात्रा में 108 दिन के यात्री होकर आप दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी के साथ 24 तारीख को। मोटे तौर पर यही है। तो अब हमारे साथ यहाँ हैं, टेरेस पर हम कुछ बात करेंगे। तो ये मानने की भूमिका मैंने संक्षिप्त में ही बताई, बहुत बताया जा सकता है, लेकिन अब खांटी नेता मतलब हो गया। नेता तो सर नहीं हुए हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है परिस्थितियों के चलते, उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए इस तरह का राजनीतिक आरोप लगना, किसी व्यक्ति को बार बार टीवी में देशद्रोही कहा जाना, जबकि हकीकत यह है कि मेरे ननिहाल के परिवार से लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, मेरे ददिहाल के परिवार से जो है लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमारे यहाँ जो है रामचरित्र सिंह पैदा हुए, वो जो है कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह पैदा हुए, जिन लोगों ने समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। और हमारे परिवार में अगर हम पूरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली को काउंट करें, 16 लोग आर्मी की नौकरी करते हैं सर। और मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम ही लोग जो है सीमा पे देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, हम ही लोग जो है देश के लिए अनाज भी पैदा कर रहे हैं, और देश को आज़ादी दिलाने में भी हमारे, आप जानते हैं, आप उस इलाके से हैं, हमारे इलाके का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहते हैं ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो देश के लिए सब कुछ करते हैं, देश को आज़ादी दिलाने में जिन्होंने योगदान किया, जो लोग जो है देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, जो बंदूक लेकर के सीमा पे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके ही परिवार का कोई बच्चा, फर्स्ट जनरेशन, मैं अपने परिवार में, अपने इलाके में कह लीजिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अवसर मिला। मेरा रैंक 1 था सर, जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें रैंक 1 था मेरा। तो क्वालिफाई करके, मेरिट से, मेहनत करके अपने दम पे किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने आए हैं और अपने लोगों के सवाल उठा रहे हैं। हमारी पूरी लड़ाई सरकार से सिर्फ इस बात की थी कि आप भाई साहब फेलोशिप बंद मत कीजिए। अगर आप फेलोशिप बंद करेंगे तो इस देश में जो है आम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि स्मृति ईरानी उस वक्त जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, रोड पे आकर के हमसे समझौता की, मंत्रालय के बाहर आकर के, सड़क पे। तो उन लोगों ने उस समय ही जेएनयू को टारगेट कर लिया कि देश में कहीं भी कुछ होता है, चाहे एचसीयू में रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे एफटीआईआई का मामला हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू का हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे नॉन नेट फेलोशिप का सवाल हो, कुछ भी होता है तो जेएनयू के स्टूडेंट सबसे पहले तख्तियां लेकर सड़कों पे निकलते हैं। तो इनको जो है बदनाम किया जाए, अगर इनको इनके समाज से काट देंगे, आम लोगों से इनको काट देंगे, जिन आम लोगों के ये सवाल उठाते हैं इनसे इनको अलग कर देंगे, उनके दिमाग में अगर इनको हम एक दुश्मन की तरह प्रस्तुत कर देंगे तो फिर हमको दिल्ली में कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। एक बहुत बड़ी साजिश थी, हालांकि उस साजिश में ये नाकामयाब हुए। मैंने इनको चैलेंज किया कि देश का गृह मंत्री जय शाह का पिताजी है, सरकार आप चला रहे हैं 8 साल से, अगर हमने गलती किया है तो हमको सजा दीजिए। तो क्या हुआ, सेडिशन वाले में मुक्त हो गए या चल रहा है कुछ ट्रायल? नहीं हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। जेल कितने दिन रहे थे आप?
जेल करीब सर 22-23 दिन 22-23 दिन। तो मुझे वो रात याद है जब जेल से आप छूटे, बहुत सारे लोग, और उसके बाद सारे चैनलों पर लाइव दिखाया अभी भी गया। ये कुछ लोगों को सर मतलब झूठे मुकदमों में जेल में बंद करके रखे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो आवाज है उनको ये दो तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो लोभ और डर से जो है उसको दबाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो जो है उनको जेलों में ठूसते हैं। तो मैं आज के डेट में सब लोगों से यही अपील करता हूँ कि डर की भी एक इंतहा होती है। अगर बिकना है, लोभी हैं, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाकर के क्लीन होना है तो वो एक बात है, नहीं अगर आपका कोई सिद्धांत है, कोई विचार है, इस देश के संविधान में आपको भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, इस देश के इतिहास को अगर आपने पढ़ा है और समझा है, तो आपको इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो है ना कन्हैया, हम जेएनयू वाले प्रसंग पर बहुत संक्षिप्त में इतना काफी है, चूंकि कन्हैया कुमार उस पर कई सालों से 50 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, सैकड़ों घंटे के वीडियो इनके यूट्यूब पर। जब मैं इंटरव्यू करने का तय किया कि आज इंटरव्यू करेंगे, तो 2-3 दिन से मैं इनके वीडियो देख रहा था। मुझे लगता है यूट्यूब पर सबसे अधिक पॉपुलर हो, पता नहीं क्या है आपके भाषण में, कि भाषण देते देते इतने लोकप्रिय हो गए कि लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं। तो उस गिरफ्तारी से और उस तमगे से जो आप पर लगा, टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही, उससे कन्हैया कुमार बन भी तो गए। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग या देशद्रोही का जो आरोप है, उस आरोप को मेरे ऊपर लगाया गया, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का सवाल नहीं था। मुझे ये लगा कि ये स्टिकर तो फिर किसी के ऊपर चिपकाया जा सकता है। ये इन्होंने जो है कि स्टिकर बना लिया है, और वो होता है ना सस्ता चाइनीज स्टिकर कि किसी भी चीज के ऊपर लगा दो, तो फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको ये जो है अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, इस तरह के स्टिकर ये लोगों पे लगाते रहेंगे। तो फिर इस देश में जो बोलने का अधिकार है लोगों का, और विपक्ष किस लिए होता है? सरकार से सवाल पूछने के लिए। प्रेशर ग्रुप क्यों होते हैं? पत्रकार, वकील, सब तरह के जो लोग होते हैं जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो प्रेशर ग्रुप तो इसीलिए होता है कि डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन करे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि आप कुछ भी बीजेपी के खिलाफ बोलिए तो 5-6 स्टिकर हैं, एंटी हिंदू, एंटी आर्मी, एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो जब ये कहना शुरू किया ना, और ये सब आप पर चिपकाया गया, हम सबसे पहले इसको ले लिए कि हम बोले हम हैं। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, इसका अगर आप मुझे सरगना कह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य जो है वो देश के लिए कुछ जो है ना गलत करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा करने का जरूर है। इनको जो ये भ्रम हो गया है, इसको कहते हैं सत्ता का अहंकार, कि देश की जनता ने इनको एक्चुअली सकारात्मक चीजों पे वोट दिया। जनता इस उम्मीद पे वोट दी कि ये हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल डाला जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, महिला सुरक्षा होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, मेक इन इंडिया होगा। ये सब सकारात्मक चीजों पे लोगों ने वोट किया। स्मार्ट सिटी बनेगी, गोद लिए हुए गांव की तस्वीर बदलेगी। ये सब सकारात्मक चीजों पे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। और मोदी जी ने कहा कि हमने, देखो गुजरात में डेवलपमेंट है, हम बतौर जो है सीएम गुजरात का डेवलपमेंट किए हैं। वो ये कहीं नहीं बोले कि हम 2002 में दंगा कराए हैं, इस बात को उन्होंने नहीं बेचा। तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट में उनको एक तरह से उसको उन्होंने बेचा भी नहीं, वो उस एजेंडे पे गए नहीं, वो विकास के एजेंडे पे आए। वो सांप्रदायिकता के एजेंडे से जो है चुनाव नहीं जीते, विकास के एजेंडे पे आए। और आप जानते हैं कि अन्ना आंदोलन ने जो है देश में एक एंटी कांग्रेस माहौल बनाया था, जिसका राजनीतिक लाभ जो है वो बीजेपी को मिला। तो वो सारी चीजों को छोड़ करके, वो सकारात्मक बातों को छोड़ करके आप इस देश में जो है लोकतंत्र का गला घोटना शुरू कर दिए। अरे लोकतंत्र है इस देश में, वेलफेयरिज्म है, तभी तुम सर हमारे जैसा इंसान भी आकर के पीएचडी कर पाया। हम देश का नमक खाए हैं, देश के लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम पढ़ पाए। लोकतंत्र था तभी तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाए। मोदी जी आपके बहुत प्रिय विषय है बोलने के लिए। लोग कहते हैं बात किसी चीज पर करो, कन्हैया कुमार आप मोदी जी पर जरूर जाते हैं। जैसे आप आ गए पहले सवाल के जवाब में, मैं आपको बता दूं, अगर सवाल तो मैंने पूछा, आप खांटी नेता बन गए, आप आ गए मोदी जी पे। नहीं, मैं 1 मिनट के लिए अगर छोड़ भी दूं कि मेरा क्या राजनीतिक नहीं छोड़िए नहीं, यात्रा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस समय 2014 में चुनाव हो रहा था ना, हमारे जैसे हर साधारण नौजवान को मोदी जी से उम्मीद थी। इस बात को ईमानदारी से मैं स्वीकार आपको भी उम्मीद थी, आप तो वामपंथी ही थे। नहीं, उम्मीद जो वो प्रोसेस है ना सर, कि एक साधारण परिवार का इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले तो ये लाल बहादुर शास्त्री के केस में ही हुआ था ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन हम लोगों को थोड़े ही दिन में यह समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति जो हैं ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, ये लीडर नहीं है।
अगर ये लीडर होते ना तो जिस क्लास से ये आते हैं उस क्लास के लिए ये नीतियां बना रहे होते। उल्टा जो है ये उस क्लास के लिए, उस वर्ग के लिए, उस समूह के लिए कोई नीति नहीं बनाए, ये सारी नीतियां अपने दोस्तों के लिए बनाए जिनके चंदे पे ये चुनाव जीते हैं। आप कह रहे हो लीडर नहीं है भाई। 303 सीट मोदी को दिया जनता ने, देश के जनता ने 50% लगभग वोट कुछ राज्यों में मिले, 37% लोकसभा में, तो आप लीडर कैसे हो? मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि देश के आम लोगों को इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ऐसा व्यक्ति जो गुजरात प्रदेश चलाया हो, जहाँ डेवलपमेंट बिहार यूपी से ज़्यादा है, बिहार यूपी के लोगों ने भर भर करके वोट दिया है ना सर, हम ही लोग वोट दिए हैं ना, तो ये उस उम्मीद में वोट दिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार भी जो है ना गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा, पूरा देश जो है गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा, और उन्होंने, लोगों ने भर भर करके वोट दिया। लेकिन आ करके ये हम लोगों को क्या वापस किए हैं, क्या डिलीवर किए हैं? रिटर्न गिफ्ट में सर हम लोगों को महंगाई मिला है, बेकारी मिली है, 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। महंगाई का आलम ये है सर कि जो लोग हवाई जहाज चढ़ रहे थे ना, एक बात मोदी जी बोले थे, मुझे आज भी याद है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। 2017 में शिमला में बोला था। स्थिति ये है सर कि हवाई जहाज वाला भी हवाई चप्पल पे आ गया है। वैसे कन्हैया जी ने हवाई चप्पल पहन रखा है। नहीं ये तो मैं पहले से ही पहनता हूँ। ये तो आप हवाई जहाज पर भी तो चल ही रहे हो ना हवाई चप्पल पहनकर, तो आप जैसे लोग तो हवाई चप्पल वाले हम तो लड़ रहे हैं सर, हम तो लड़ रहे हैं मोदी जी से। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है जो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। हम तो लड़ रहे हैं, इसलिए हम हवाई जहाज पे चढ़ गए, तो हमारे खाते में भी 15 लाख आ गया सर। हमने जब जेल से आकर के हमने किताब लिखी तो हमारे खाते में भी 15 लाख। बिहार से तिहाड़ किताब भी लिख दी कन्हैया जी ने, तिहाड़ से बिहार। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि जो लोग समर्थन में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, 15 लाख रुपया भी मिल गया, हवाई जहाज पे भी चढ़। आप कह रहे हो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आपके हिसाब से मान ले तो, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि भाई 370 हटाया, वहाँ मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अगले साल बन जाएगा आखिर तक, वहाँ महाकाल मंदिर हुआ है, वहाँ भी कायाकल्प हो रहा है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। तो उनके लोग तो कहते हैं कि ये सब हो गया, ट्रिपल तलाक वाला कानून हो गया, तो और क्या चाहिए? उनके लोग तो यही कहते हैं, जो उनके समर्थक है, जो उनको वोट देते हैं, जिन्होंने बीजेपी को अभी भी यूपी में दिया 250 से ज्यादा सीटें। देखिए उनके दो तरह के समर्थक हैं। हाँ। एक समर्थक वो हैं कि मोदी जी अगर उनको जूता लेकर के भी पीटेंगे ना तो कहेंगे आहा कितना आनंद आ रहा है। मोदी जी जो है उनको कचरा खिला देंगे ना तो कहेंगे आहा, उसको जो है माथे पे चंदन की तरह लपेट लेंगे। वो समर्थक को छोड़ दीजिए। वैसे समर्थक हर समय हर किसी के होते हैं, हर पार्टी का होता है। मैं कह रहा हूं कि साधारण नौजवान जो हैं, जो मिडिल क्लास एस्पिरेशन है, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो क्या देखते थे? वो देख रहे थे कि भाई एक परफॉर्मिंग आदमी है, आएगा, देश में कोई बदलाव होगा, नौकरियां मिलेगी, इंडस्ट्रीज का जो है इंडस्ट्रीज फ्लोरिश करेगा, इस देश में जो है सारा सिस्टम बेटर होगा। क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा था ना कि परिवारवाद के चलते इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को क्या पता था कि ये आदमी तो मुखौटा है, पीछे अमित शाह खड़ा है, वो आते ही परिवारवाद करेगा, और किया। आते ही जो है अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। और तमाम जो नेताओं के बच्चे हैं, अनुराग ठाकुर कौन है, कर्नाटका का सीएम कौन है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, सब लोग, पीयूष गोयल कौन है, तो ये सारे नाम जब आप देखेंगे तो पता चला कि इस आदमी को एक जो है ना मॉडल बना करके बेचा गया है। हकीकत ये है कि राजनीति की सारी गंदगी जो है उसी तरह से वैसे ही पड़ी हुई है। उल्टा नुकसान ये हुआ है कि कम से कम पिछले राज में जो वेलफेयरिज्म होता था, लोगों को बोलने की आज़ादी थी, और कांग्रेस पार्टी एक तो दावा कर सकती है कि यूपीए 2 में भी उसने कुछ ऐसे कार्यक्रम लिए हैं जिसकी प्रशंसा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी होने लगी। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना, राइट टू फूड को इम्प्लीमेंट करना, मनरेगा को लागू करना, और इस देश के भीतर कम से कम सबको ये अधिकार था। सर आप तो इतने दिन से खुद पत्रकारिता में रहे, मैं पूछता हूँ लोगों को कि तब में और अब में क्या फ़र्क है। वो लोगों ने कहा कि तब और अब में ये फ़र्क है कि पहले हम लोग बोलते थे, सरकार की अगर नाराजगी भी हो, डिस्कम्फर्ट भी हो, तो ऐसा नहीं था कि डर लगता था। तो कि बोल तो रहे, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। हम तो सर पॉलिटिक्स में हैं, हमारा तो स्थिति ये है कि जब सर जो है ओखल में रख लिए हैं तो समाट से क्या डरेंगे। हाँ समाट, ये बेगूसराय में समाट बोलते हैं, जो दरअसल मूसल है। हाँ, तो उससे क्या डरना है सर? हम तो तब भी नहीं डरे,
ये तो सारा कुछ टेस्ट करके देख लिए ना, सारा कुछ ट्राई करके देख लिए, नकली मुकदमा किया, जेल में डाला, पत्थर फिकवाया, जूते चलवाए, बम चलवाया, गोली चलवाया, हम तो डरे ही तो नहीं। उससे तो फायदा हो गया, कन्हैया कुमार आज बन गए, वो तो सारे लोग, इतने लोग इंटरव्यू कर वो तो रहे हैं। देखिए- राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद अगर सबसे अधिक कोई लोकप्रिय हो रहा है तो कन्हैया कुमार है। सर बॉलर बाउंसर जब फेंकता है ना तो बैट्समैन के फायदे के लिए नहीं फेंकता है, कपार फोड़ने के लिए भी फेंकता है। कपार फोड़ने के लिए फेंकता है कि जो रिटायर्ड हर्ट कर दें, इंजर्ड कर दें। वो बैट्समैन की काबिलियत है कि उसको जो है उसके हाथ में बल्ला है, सही तरीके से उसको प्लेस कर दिया, वो सिक्सर हो गया। तो आपने सही तरीके से प्लेस किया, मेरा चौका छक्का मार रहे हैं। देखिए मुझे 2-3 सवाल जब लोग पूछते हैं ना तो मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूँ। एक, मेरा राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ। दूसरा, पॉपुलैरिटी का जहां तक सवाल है, इसमें इंसान का कुछ नहीं होता है। आप अगर ईमानदारी से, सच्चाई, आम लोगों की भाषा में आम लोगों के लिए बोलेंगे ना तो लोग उसको पसंद करेंगे। और तीसरी बात, क्यों डरना है सर? हम तो बेगूसराय से आते हैं, आप भी वहां से आते हैं, तो आपको लगता है कि बेगूसराय का लोग डरेगा? और उसमें भी इस आरोप से। बेगूसराय से गिरिराज सिंह भी आते हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह नहीं आते, रहने वाले दूसरी तरफ है, हाँ, सांसद वो अलग बात है। हाँ, सांसद वहाँ से, वो हाँ। गिरिराज सिंह को भी पता है कि वो अपने नाम से चुनाव नहीं जीते हैं, ये वो भी जानते हैं, ये सच्चाई उनको मालूम है। वो गंगा पार से आते हैं, वो बेगूसराय के नहीं है, बेगूसराय के हम लोग हैं। और फिर बेगूसराय का इंसान जो है देशद्रोह के आरोप से क्यों डरेगा? जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए हैं, जहाँ राष्ट्रकवि पैदा हुए हैं। और एक हिस्ट्री हम लोगों को बोलना चाहिए सर कि सेडिशन के खिलाफ सबसे पहले कोई इंसान जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है ना, वो बेगूसराय का आदमी है। और उस समय जो है इंदिरा जी की सरकार थी। अच्छा, ये उन्होंने जो है जब बोला, अपना भाषण दे रहे थे वो, उन्होंने पुलिस को लेकर के रिमार्क दिया, पुलिस उनके ऊपर सेडिशन लगा दी। केदारनाथ, अच्छा केदारनाथ जो उसी में तो सेडिशन में फैसला, अच्छा उनका ये नहीं पता कि है सर। और बरौनी फ्लैग में जो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट पे ही तो फैसला है। और दुनिया के सबसे मशहूर इतिहासकार जो है उसी गांव में पैदा हुए, रामशरण शर्मा। तो हम लोगों का इतिहास रहा है सर, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का तो रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन, सिंहासन खाली करो जनता आती है, आज तक भी जब भी, उससे पहले के भी इतिहास में जाइए। बेगूसराय एक ऐसा इलाका है सर जो दिल्ली के सामने कभी नहीं झुका है, ये हिस्ट्री है। आप जो है मुगलिया सल्तनत के दौर में भी जाकर के बेगूसराय के इतिहास को पढ़ें तो हम लोग जो है सत्ता के सामने नतमस्तक होने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, अब जरा हम कांग्रेस की बात भी करेंगे, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा